हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो सीडीपी की 2000 प्रश्नों की सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसका पार्ट 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर इसमें से वही क्वेश्चन है जो पिछले टेट एग्ज़ाम में या फिर किसी अन्य शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज जो है इसमें पूछी गई कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है, कितने कितने के बीच में होती है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये किसने बताई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पियाजे के अनुसार ये जो हमारी दूसरी अवस्था होती है। तो चारों अवस्थाएं हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि पियाजे के अनुसार पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था थी। उसके बाद दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, इसको ही प्राक संक्रियात्मक कहा जाता है या फिर प्राक संक्रियात्मक इसको ही कहते हैं। तीसरी अवस्था थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी अवस्था कौन सी थी? चौथी अवस्था थी अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर इसे ही औपचारिक संक्रियात्मक कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक इसे ही कहते हैं। तो 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। तो बात की जाए जो पियाजे थे, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। या राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो पियाजे कौन से देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो पियाजे ने प्रयोग किया था अपने जो है खुद के बच्चों पर, खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि पूछा गया कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, तो इसकी एज हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। और जन्म से 24 माह या फिर जन्म से 2 वर्ष जो होती है, ये प्रथम जो अवस्था होती है संवेदी गामक की एज होती है। दूसरी हो गई हमारी प्राक संक्रियात्मक। उसके बाद 7 से 11 वर्ष की एज जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक की। और 11 वर्ष या फिर इससे अधिक जो उम्र होती है वो आती है अमूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत। तो एक क्वेश्चन से हमारे देखो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनले हॉल को, गैरिसन गैसल या फिर थॉर्नडाइक को? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है स्टैनले हॉल को, स्टैनले हॉल को। और किशोरावस्था को इन्होंने कहा था यह बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तूफान और विरोध की अवस्था है। किसको कहा था इन्होंने? किशोरावस्था को कहा था कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। और उसके बाद बात किया जाए स्टैनले हॉल किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर किशोर मनोविज्ञान यहाँ पे ना दिया जाए, पूछ लिया जाए बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक पूछ लिया जाए, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? पियाजे, युंग, वाइगोत्स्की या फिर हॉर्प? तो भाषा की जो सापेक्षता प्रकल्पना है यह प्रतिपादन किया गया था इसका हॉर्प के द्वारा। किसके द्वारा? हॉर्प के द्वारा। और वाइगोत्स्की ने कौन सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत। और किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं ये थे मतलब? तो ये थे बेलारूस के, बेलारूस के। और कहीं कहीं पे रूस लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछ लिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? पहले में पूछा गया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार जो तीसरी अवस्था है इसकी एज पूछा गया है। इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है, यह विचार किसका था? तो यह विचार था हॉर्फ का। किसका? हॉर्फ का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन की, केंद्रीयता की,
पारंपरिकता की, वस्तु स्थायित्व की। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो जो बच्चा है वो यहाँ पे प्रकट कर रहा है सजीव चिंतन। सजीव चिंतन से तात्पर्य यह होता है कि सभी बच्चे जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको भी सजीव मानने लगते हैं। जैसे कि जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो किसी गुड्डे या गुड़िया को खाना खिलाएगा, उसको नहलाएगा धुलाएगा, क्योंकि उसे यह नहीं मालूम होता कि यह निर्जीव चीज़ है, वो सभी चीज़ों को समझने लगता है सजीव। और इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है, इसके लिए एक वर्ड है जीववाद। इसको कहते हैं जीववाद। क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। और जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसकी विशेषता होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? कोनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हार्नी, सीजी युंका। तो इसका आंसर हो जाएगा केरेन हार्नी। केरेन हार्नी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या फिर सभी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बच्चे का जो है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी जो है विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये जो अवस्था है मूलभूत बनाम अविश्वास को विकास के जो प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया था एरिक एरिक्सन ने। किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने। और इन्होंने 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या फिर नैतिक आदत? तो इस प्रकार जो है ये आदत कहलाएगी भावना संबंधी आदत। क्या कहलाएगी? यह भावना संबंधी आदत कहलाएगी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या फिर मित्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बालक का जो है कौन सा सामाजिक संपर्क जो है सबसे प्रारंभिक और सबसे ज़्यादा अधिक चलने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार, क्योंकि जो भी चीज़ें बच्चा सीखता है तो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करेगा लंबाई या वजन। किसी व्यक्ति की लंबाई ज़्यादा है या फिर लंबाई कम है, वजन ज़्यादा है या फिर कम है, तो इससे भाषा के विकास में कुछ भी तात्पर्य नहीं पड़ता। कोई छोटा व्यक्ति है तो बहुत अच्छी भाषा बोलेगा, कोई बहुत लंबा व्यक्ति है वो भी बहुत अच्छी भाषा बोल सकता है। तो यहाँ पे इसका कुछ तात्पर्य नहीं है लंबाई या वजन का यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्य एवं समाजों के नियमों पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर में, पारंपरिक स्तर में, पश्च पारंपरिक में या फिर पूर्व पश्च पारंपरिक में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो एक व्यक्ति का निर्णय होता है किस पर आधारित होता है? दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारिवारिक मूल्य एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो यह अवस्था होती है हमारी जो पारंपरिक अवस्था। पारंपरिक अवस्था को जो पारंपरिक चरण था हमारा सेकंड चरण था उसको 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया था। जैसे कि तीसरा जो चरण था अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाली, उसके बाद चौथा जो चरण था सामाजिक अभिविन्यास वाला। तो इसमें क्या करता है बच्चा जो होता है समाज के अनुसार सारे कार्य करता है, समाज के नियमों को नहीं तोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के नियमों पर आधारित कौन सी अवस्था में होता है? पारंपरिक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पारंपरिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या फिर पत्र पत्रिकाएं? तो बालक के विकास में देखो परिवार भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, विद्यालय, जनसंचार माध्यम भी, पत्र और पत्रिकाएं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करेगा बच्चे के विकास को? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार, बच्चे का परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं,
चिंतन या फिर दौड़ना। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यहाँ पे कौन सी है, वह हो जाएगा चिंतन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या फिर जन्म से युवावस्था तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एरिक्सन ने विकास की जो 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी, वह प्रस्तावित की थी जन्म से लेकर मृत्यु तक की, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। तो यहाँ पे पूछा गया विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा इतना छोटा होता है, वह नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जबकि बात की जाए यहाँ पे, शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत सी तेज़ी से होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है और दूसरों पर निर्भरता होती है। छोटा बच्चा होता है तो दूसरों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही दिए गए हैं, जबकि पूछा गया है विशेषता नहीं है, तो डी वाली जो ऑप्शन हो जाएगा यही सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है, कौन से विकास से? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह संबंधित है मानसिक विकास से। किससे? मानसिक विकास से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा को, या फिर निर्देश को? तो व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है अधिगम को। किसको? अधिगम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, लालच नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, या फिर शारीरिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का जो क्षेत्र होना चाहिए वो होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। शरीर तथा मन संबंधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, या फिर सामाजिक परिपक्वता। तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा सामाजीकरण। क्या कहेंगे इसको? सामाजीकरण कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, या फिर आत्मचेतना। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता हो जाएगी आत्मगौरव। इसमें बच्चे क्या करते हैं? खुद पर गौरव करने लगते हैं और ज़्यादातर खुद की बातों पर विश्वास करते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने बड़ों की जो है बात नहीं मानते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, या फिर दमन। तो किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रक्षेपण। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या फिर बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। विकास कब से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, और मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, या फिर नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वया संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा वया संधि काल में। वया संधि काल में। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्ल सी गैरिसन ने
किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिजीय विधि का, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबात्मक विधि का, लंबात्मक विधि का। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को समूह की आयु, समूह की आयु, उसके बाद चुस्ती की आयु, चुस्ती की आयु, उसके बाद गंदी आयु, गंदी आयु, इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।